हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आमोजिश का खत मुननी यानी लर्निंग कर्व किसे कहते हैं ये जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने आमोजिश किसे कहते हैं, आमोजिश की नोयत और उसके अक़साम के ताल्लुक़ से वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें, नई आदतें, नया हुनर व फन और इल्म सीखते रहता है। इस सीखने के दौरान उसकी रफ्तार कभी धीमी होती है और कभी तेज़ होती है। यानी हम जो भी सीखते हैं तो कभी हम कोई इल्म या हुनर आसानी से जल्दी से सीख जाते हैं और कोई चीज़ सीखने में देरी लगती है। अगर हम अपने सीखने की रफ्तार को एक ग्राफ पर खींच लें तो इसे ही हम आमोजिश का खत मुननी कहते हैं। मशहूर माहिर नफ्सियात B.F. स्किनर ने आमोजिश की खत मुननी तारीख कुछ इस तरह बयान की है। किसी फर्द को दी गई सरगर्मी की तरक्की और तनज़्ज़ुल की तफसील ही आमोजिश का खत मुननी है। चलिए अब आगे देखते हैं। आमोजिश के खत मुननी को कुल 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला इब्तिदाई जुज़्, दूसरा है दरमियानी जुज़्, तीसरा है सपाट या जमूद की हालत, चौथा है आखिरी तरक्की की जुज़् और पांचवा है जिस्मानी दौर। अब इन पांचों चीज़ों को हम एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले है इब्तिदाई जुज़्, जिसे हम सुस्त रफ्तार कहते हैं। यानी कोई बच्चा या कोई इंसान या तालिब इल्म जब नया इल्म हासिल कर रहा है या कोई नया फ़न सीख रहा है तो उस इल्म के ताल्लुक़ से, फ़न के ताल्लुक़ से उसे मुकम्मल मालूमात नहीं रहती, सही मालूमात नहीं रहती, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो इब्तिदाई तरक्की जो रफ्तार है वो सुस्त रहती है। यानी शुरू में जब वो इल्म हासिल करता है तो उसकी सीखने की रफ्तार कैसी रहती है, सुस्त रहती है। फिर दूसरा है दरमियानी जुज़्। दरमियानी जुज़् में उसकी सीखने की रफ्तार तेज़ हो जाती है, यानी उसकी तरक्की तेज़ी से होती है। उसकी वजह यह है कि पहले जो जुज़् था, इब्तिदाई जो जुज़् था, यहाँ पर उसे मुकम्मल मालूमात नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसको यहाँ पर मालूमात मिल गई। इसी मालूमात की बिना पर दूसरे मरहले में दरमियानी जुज़् में उसकी तरक्की तेज़ हो गई। फिर अगला जो है तीसरा पॉइंट, सपाट या जमूद की हालत। तो जमूद की हालत या सपाट की हालत को इस तरह बयान करते हैं कि यहाँ पर तरक्की की रफ्तार रुक जाती है। उसकी वजह यह है कि बच्चे को, तालिब इल्म को सीखने में दिलचस्पी महसूस नहीं होती, या फिर वो ऐसा समझता है कि हम जो सीख रहे हैं ये बामकसद है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं। इस वजह से क्या होता है, जमूद की हालत पैदा होती है। तो ऐसे वक्त में मौलवी को चाहिए कि बच्चों को वो तहरीक दे, उनकी मुकम्मल रहनुमाई करे और जो उन्हें मसाइल पेश आए उनके मसाइल को दूर करे। इस वजह से जमूद की हालत में हम आसानी से बच्चों को निकाल सकते हैं। तहरीक एक अहम चीज़ है जमूद की हालत में बच्चों को निकालने की। उसके बाद है चौथा, आखिरी तरक्की की जुज़्। यहाँ पर क्या होता है, जमूद की हालत में बच्चों को तहरीक देकर उन्हें अपने सीखने का, आमोजिश का मकसद बताकर हम जमूद की हालत से निकाल देते। इस वजह से उनकी तरक्की तेज़ी से हो जाती है। इसे आखिरी तरक्की का दौर कहते हैं। उसके बाद पांचवा है जिस्मानी दौर, यानी जिस्मानी हद। एक मखसूस कोशिश करने के बावजूद, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हम आखिर में एक जगह आकर रुक जाते हैं और यहाँ पर हमारा आमोजिश का अमल रुक जाता है। इसे हम जिस्मानी हद कहते हैं या जिस्मानी दौर कहते हैं। यानी यहाँ पर हमारी तरक्की की जो रफ्तार है वो रुक जाती है, यानी हमारे आमोजिश का अमल यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, हर इंसान का आमोजिश का खत मुननी मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हर इंसान की सीखने की रफ्तार अलग अलग होती है, मुख्तलिफ होती है। इस वजह से चलिए अब हम देखेंगे जमूद की वजूहात, यानी सीखने के दौरान जो जमूद की हालत पैदा हो जाती है इसकी क्या वजूहात है। तो उसकी अहम वजूहात कुछ इस तरह से हैं। दिलचस्पी की कमी, यानी सीखने के दौरान तलबा में अगर दिलचस्पी की कमी पैदा हो जाए तो जमूद की हालत पैदा होती है। उकताहन, अगर हम बार बार एक ही तरह का काम करें तो उससे भी क्या होता है, उकताहट पैदा हो जाती है और जमूद की हालत पैदा हो जाती है। तीसरा है गलतियों को कम करना। हम क्या करते हैं, कोई हुनर सीख रहे हैं तो उस सीखने के दौरान हम क्या करते हैं, अपने हुनर को अच्छा करने के लिए जो बार बार जो गलतियाँ हमसे हो रही हैं उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जमूद की हालत पैदा हो जाती है। उसके बाद है मुश्किल अज्जा की मशक। हम क्या करते हैं, सीखने के दौरान मखसूस महारत को परफेक्ट करने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, मुश्किल अज्जा की मशक करते हैं, जिस वजह से जमूद की हालत पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जो बैटिंग कर रहा है, बैटिंग करना सीख रहा है और उसे स्ट्रेट ड्राइव अच्छे से खेलना नहीं आ रहा है, तो
تو انہیں کیا کرتا ہے اسٹیٹ ڈرائیو کی بار بار مشق کرتا ہے اور اس کی مشکل اجزاء کی مشق کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جمود کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ تحریک اور ہمت افزائی کی فروغات، سیکھنے کے دوران ہر انسان ہو یا طالب علم ہو یا بچہ ہو اسے تحریک کی اور ہمت افزائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک ہم کوئی بھی طالب علم کی ہمت افزائی کرتے رہیں گے، اسے تحریک دیتے رہیں گے تو وہ سیکھنے میں دلچسپی دکھائے گا اور جستجو دکھائے گا۔ اگر ہم اسے تحریک نہ دیں اور ہمت افزائی نہ کریں گے تو پھر جمود کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ مہارت کی اصلاح، مہارت کی اصلاح یہ بھی ایک جمود کی وجہ ہے۔ کیوں کہ جب ہم کوئی چیز میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، کوئی فن میں کوئی ہنر میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی مہارت کو اچھا کرنے کے لیے اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں یا جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں کو بار بار مشق کے ذریعے دور کرتے ہیں اور جس وجہ سے جمود کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے دیکھیں گے آموزش کی قطع منحنی کی تعلیم میں اہمیت، یعنی آموزش کی قطع منحنی کا تعلیم میں کیا فائدہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے طلبا کو سیکھنے کی رفتار اور ترقی کا علم ہوتا ہے، یعنی کہ آموزش کی قطع منحنی کی وجہ سے طالب علم کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی سیکھنے کی رفتار کیا ہے اور ان کی ترقی کس طرح ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، اس بات کا انہیں علم ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ آگے کام کرتے ہیں۔ معلم کو طلباء کی صلاحیت اور اہلیت کا علم ہو جاتا ہے، قطع منحنی کی وجہ سے معلم کو اپنے طلباء کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی کیا اہلیت ہے اس بات کا علم ہوتا ہے اور اس بنا پر وہ درس و تدریس کے کام کرتا ہے، طریقۂ تدریس کا استعمال کرتا ہے، مختلف وسائل کا استعمال کرتا ہے۔ جمود کی حالت کا علم ہوتا ہے، دیکھیے قطع منحنی کی وجہ سے معلم کو طلباء کی جو جمود کی حالت ہے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ بچے آموزش میں کہاں رک رہے ہیں، انہیں کیا تکلیف آ رہی ہے، تو اس حساب سے معلم ان کی تحریک کے ذریعے، ہمت افزائی کے ذریعے جمود کی حالت سے انہیں باہر نکالتا ہے اور ترقی کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا پوائنٹ طلباء کی جسمانی حدود کا علم ہوتا ہے۔ ایک معلم کو یا طلباء کو ان کی جسمانی حدود کا علم ہوتا ہے جس کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں عمل آموزش کو، سیکھنے کے عمل کو اور اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں۔ طلباء کی ترقی اور صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قطع منحنی کی وجہ سے ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ طلباء میں کون کون سی صلاحیتیں ہیں اور وہ کس طرح سے سیکھتے ہیں، تو یہ اور ان کی ترقی کا ایک اندازہ ہمیں لگ جاتا ہے کہ کون سا طالب علم کتنے وقت میں سیکھ سکتا ہے، کس طالب علم کو کتنا وقت لگتا ہے، کسی کو وقت زیادہ لگتا ہے تو کوئی جلدی سے سیکھ جاتا ہے۔ اس بات کا علم ہمیں قطع منحنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو قطع منحنی یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور وہاں ٹی میں اس پر سوال آ سکتے ہیں، کئی مرتبہ آ چکی بھی ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیے، سمجھیے، اگر ویڈیو مناسب لگے تو دوسرے طلباء تک، کینڈیڈیٹس تک شیئر ضرور کریں۔ چلیے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے تعلیمی ویڈیو کے ساتھ۔